आज की कहानी का नाम है मोहल्ला। 3 महीने पहले एक सरकारी चपरासी मेरे मोहल्ले में हर दरवाजे जाके एक भूरे लिफाफे में एक चिट्ठी सरका गया था। उसमें लंबी चौड़ी हिंदी में बस मोटी मोटी एक ही चीज लिखी थी, हमें अपना मोहल्ला खाली करना था और उसके बदले में नए फ्लैट मिलने जा रहे थे सरकार की ओर से। याद शहर में मेट्रो ट्रेन बन रही थी और उसका रूट हमारे इलाके से होके जाना ही तय हुआ था। दर्जनों परिवारों का पुश्तों का साथ खत्म होने जा रहा था। सबने चुपचाप जहर का घूंट पी के सामान बांधना शुरू कर दिया था। जा रही हूं मैं और छूट रहा है अपनेपन और सुकून का अड्डा, मेरा मोहल्ला। रोज एक घर एक ट्रक में उंडेला जाता है। एक ट्रक में एक टूटी अलमारी, पलंग, बर्तन ही नहीं जाते, यादें भी जा रही हैं, बचपन जा रहा है। इस घर में ही तो मेरे पिता बूढ़े हुए और उनका बेटा, मेरा भाई, खुद पिता बन गया। मित्रा बाबू का वो मकान भी खाली हो गया जिसमें बूबू पाकू के साथ मैंने घर घर खेलना सीखा था। गृहस्थी का पहला सबक था वो खेल। दूध से जले हाथ पर मरहम लगाने वाले निगम अंकल मकान छोड़ने से कुछ दिन पहले दुनिया ही छोड़ गए। गर्मी के दिनों में स्कूल की छुट्टियां शुरू होने के बाद हमारे मोहल्ले में शादीशुदा बेटियां भी माँ के घर लौट आती हैं। मैं भी आज आई हूँ आखिरी बार और अपनी आंखों के आगे उस घर आंगन को उजड़ते देख रही हूँ जिस घर में मेरे सपनों की बारात आई थी, जिस घर से उठी थी डोली। पता नहीं जब मेरे घर की छाती पर खड़ा होगा एक मेट्रो स्टेशन, एक मल्टीप्लेक्स, तो मेरी नानी के लगाए आम का क्या होगा, नाना के घर के जामुन का क्या होगा और आंगन में लगी उस नीम का क्या होगा जिसकी छांव में हम 7 भाई बहनों ने स्कूल से कॉलेज तक खत्म किया। अम्मा के सामने तो 52 साल जैसे किसी फिल्म के फ्लैशबैक की तरह गुजर गए। कहती हैं अभी तो आए थे आज शहर, अपने मोहल्ले। घर छोड़ के जाने की घड़ी भी आ गई। उजड़ रहा है हमारा मोहल्ला। खेलना, कूदना, लड़ना, जूझना, मोहब्बत, जुदाई सिखाने वाला मोहल्ला। कमल गुड्डू का मोहल्ला, जोशी शर्मा का मोहल्ला, जहां इन दिनों ट्रकों में भरकर सिर्फ सामान नहीं, जिंदगी के सुनहरे दिन जा रहे हैं। मैंने माँ से कहा तो कब रवानगी है? वो बोली हमारा सामान तो 1-2 दिन में बन जाएगा, लेकिन दादी का क्या करें? कमरा बंद किए लेटी रहती हैं, निकलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मोहल्ले के बीचों बीच एक पुराने मकान में उस मकान से भी पुरानी दादी रहती है। यूं तो रिश्ते में हम सब की कुछ नहीं, लेकिन असल में हम सब की दादी है वो। दुबली पतली हैं, सफेद साड़ी पहनती हैं, उनका नाम कोई नहीं जानता। पति परलोक से बैठे बैठे उन्हें देखते रहते हैं और उनके बच्चे विदेश में या जाने किसी दूर प्रदेश में रहते हैं, कभी पूछने नहीं आते। बड़े हो गए हैं, समझदार हैं। जरूर कोई बात होगी, कोई कारण कि 80 साल की बूढ़ी माँ का ख्याल नहीं आता होगा। और वो 80 साल की बूढ़ी माँ जिसका डबल प्रमोशन होते होते वो सारे मोहल्ले की दादी बन गई हैं, वो अकेले थोड़ी ही थी। हमारे मोहल्ले की शादियों में जब बहू विदा होती थी तो दादी का रोती हुई माँ के बगल में खड़ा होना जरूरी था। अन्नप्राशन में जब बच्चा किसी के हाथ से चावल का पहला दाना खाता था तो वो हाथ अक्सर दादी का होता था। हाँ, पिछले 1 साल से वो बिस्तर पे पड़ी हैं, काफी बीमार चल रही हैं। दादी कहती थी कि उनके दिन गिने चुने बचे थे। डॉक्टर भी यही कहता था। अकेली धार्मिक किताबें पढ़ा करती हैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे, कभी कभी उपन्यास। चश्मे का नंबर बढ़ गया है, दादी आराम से उठ नहीं सकती टेस्ट कराने के लिए जाने के लिए, और दुकान वाला यहाँ आता नहीं। सो उन्होंने एक देसी ट्रिक अपनाई है, अपने चश्मे के ऊपर एक और चश्मा लगा लिया है। लगता है काम चल जा रहा है। किसी कॉमिक बुक की बूढ़ी सुपर हीरो की तरह साड़ी और 2 मोटे चश्मे लगाए उनके दिन गुजरते रहते हैं। दूसरा चश्मा एक और बूढ़ी महिला का है। नौकरानी तो नहीं कहूंगा, कुसुमा ताई अब दादी की सहेली बन गई हैं, 30 साल से सेवा जो कर रही हैं। दोनों बूढ़ी माओं ने आज चुप्पी साध रखी है। सुबह से एक गिलास पानी तक नहीं पिया, जैसे घर में कोई मर गया हो।
क्या करती बेचारियां, घर ही मर रहा था। एक मोहल्ले की मौत होने वाली थी। छत की ओर देखते देखते अचानक दादी बोली, कुसुमा, हमने आज तक कोई जिद नहीं की है, आज करते हैं। हम ये मोहल्ला नहीं छोड़ेंगे। मेरे घर के सामने एक छोटी सी भीड़ ऐसे खड़ी थी जैसे किसी बहू की डोली उठने के पहले अनमने मन से भाई और उसके दोस्त गाड़ी, पंडित, फोटोग्राफर का इंतजाम करके खड़े हुए हों विदाई शुरू होने के इंतजार में। आखिरकार मेरे घर का भी नंबर आ गया था। मेरा कमरा, मेरी छत, नीम, आंगन, जिसमें खेलते कूदते कब बचपन गुजरा, कब जवान हुए और कब उसी आंगन से मेरी डोली भी उठ गई, बस एक फ्लैशबैक की तरह बहुत तेजी से गुजर गया। दिल का कितना साफ, कितना अच्छा था वो मकान। पपड़ी उखड़ती गई, बरसों पुताई नहीं हुई, फिर भी उस मकान ने, उन बूढ़े होते दरख्तों ने कभी शिकायत नहीं की। उस छोटे से घर में हर कमरे की अपनी कहानी थी। जगह की कमी हुई तो बरामदा भी एक कमरा बन गया। पीछे का आंगन, मुडेर और आम के साथ याराना निभाता वो उसका पुराना यार, नीम का पेड़। घर की दीवारें तो पहले ही बोलती थीं। हम बड़े हुए तो भाई की कलाकारी के रंग भी इन दीवारों पर उतरने लगे। घर का भूगोल बस इतना सा था। 2 छोटे कमरे, एक रसोई, एक छोटा बरामदा, ये थी पूरी दुनिया। 2 दीवानों की तरह याद शहर में आए मेरे माँ बापू का आशियाना। वो अजनबियों की तरह आए थे शहर में, इस बस्ती में, पर इस मोहल्ले ने उन्हें इस तरह अपना बनाया कि इस मोहल्ले को छोड़ा ना गया। आज मोहल्ला उन्हें छोड़ रहा था। हर विदाई पे भारी पड़ रही थी उस घर से ये विदाई। अपने अपने घोंसले बना चुकी कभी इस घर की चहकती बेटियां लौट आई थी उस दिन। ट्रक में सामान लद रहा था। अलमारी, पलंग, ड्रेसिंग टेबल, काला टेबल फैन, पुराना डबल बेड, लकड़ी का मंदिर, सब कुछ ट्रक में उड़ेगा जा रहा था। लेकिन घर फिर भी छूट गया था। 11/9। 50 साल तक परिवार की शिनाख्त इस पते से होती थी। ये शिफ्टिंग नहीं, एक पूरे घराने, कई जिंदगियों का तबादला है। कुछ दूर अपने घर की खिड़की से दादी ये सब देख रही थी। उनकी हमारी हजारों हजारों यादें जुड़ी हुई थी इस दहलीज से, जो मैं अब हमेशा के लिए पार करने जा रही थी। दादी और उनकी नौकरानी कम फ्रेंड कम असिस्टेंट कुसुमा अपने कमरे में बैठी थी। हल्की हल्की धूप छन के रोशनदान और खिड़कियों से फर्श पे बिखरी हुई थी। कुसुमा की बड़ी जिद के बाद आखिरकार दादी ने एक गिलास दूध पी लिया था और एक केला खा लिया था। आखिरकार बोली, अगर हम इस बिस्तर से उठे ही नहीं तो ये कैसे हमारा घर छीन लेंगे। कुसुमा ने कहा, जिज्जी क्रांतिकारी न बनो ज्यादा, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सरकार ने हुक्म दे दिया है, मानना तो होगा ना। दादी बोली, कुसुमा तू नहीं समझेगी मेरी तकलीफ। लाहौर में रहते थे हम, बड़ा सा मकान था, मैं वकील थी, पापा सरकारी महकमे में सिविल इंजीनियर थे। 2 घर दूर मेरी सबसे अच्छी सहेली रहती थी, नसरीन, बहन से भी प्यारी। ऐसा ही मोहल्ला था हमारा। फिर एक दिन बंटवारा हो गया। किसी अंग्रेज ने कहीं सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी आलीशान दफ्तर में बैठ के एक कागज के नक्शे पे हिंदुस्तान के दिल से पाकिस्तान को छीन के निकाल दिया। 2 भाइयों को जुदा कर दिया, जैसे हम 2 बहनें, नसरीन और मैं, एक पल में जुदा हो गई। बड़े बड़े दफ्तरों में बैठ के अक्सर बड़े बड़े लोग कलम के एक दस्तखत से एक घिसी हुई मोहर लगा के कितनी हजारों लाखों जिंदगियों पे अपने महीन महीन तरीके से अपनी छाप छोड़ जाते हैं। नसरीन का दुपट्टा मेरे पास रह गया और हरे कांच की चूड़ियां। फिर कभी नहीं मिली मेरी बहन। बस ऐसे ही छोड़ा था घर। तू नहीं समझेगी ये दर्द कुसुमा। कुसुमा उलझ पड़ी। जिज्जी हम नहीं समझेंगे? जब गांव के पास बांध बना तो उसे बनाने के लिए एक दिन हमारे गांव को धरती में मिलना पड़ा।
बस एक बाल्टी, 2 ठो धोती और 50 रुपया लेके चले थे घर से। याद शहर आए तो कहीं एक झोपड़ी डाल ली। शहर की बेइज्जती की जिंदगी को रोज कोस कोस के भी शहर से चिपके रहे मजबूरी में। फिर एक दिन वो झोपड़ी भी छोड़नी पड़ी। वहां बड़ी चमकीली इमारत जो बननी थी। फिर यहां आए। हम नहीं समझेंगे घर छोड़ने की टीस। जिज्जी गरीब का दर्द टीवी पे नहीं आता है, पर कचोटता 100 गुना ज्यादा है। दादी कुछ पल खामोश रही। फिर कुसुमा का हाथ लेटे लेटे अपने हाथों में लिया। बोली, कुसुमा जरा निकाल तो हमारी लाठी, वो सूती धोती जरी के बॉर्डर वाली और वो लाल वाली चप्पल जो लाए थे हम तुम पिछले साल। चल रही, कहीं चलना है। मेरे घर के सामने ट्रक में सामान अभी लद ही रहा था। सोफे चढ़ चुके थे। पुराना लकड़ी के शटर वाला टीवी अपनी जगह घेर चुका था और लोहे की अलमारी का आधा खुला दरवाजा जोर जोर से आवाज करके शिकायत कर रहा था। कुछ और मिनटों में खेल खत्म होने वाला था। कितनी अजीब होती हैं ये आखिरी मुलाकातें। अलविदा भी कहना और आंसू भी छुपाना एक फाइन आर्ट, एक कला ही तो है। आखिरी बार पलट के जाते हुए मुसाफिर को देखना, आखिरी बार ट्रेन की सेकंड क्लास की खिड़की में से हाथ डाल के उसकी उंगलियों को छू लेना। पर एक घर से अलविदा कहना अभी सीखा नहीं था। आंसुओं में गुथी पलकें उठाई तो देखा कि वो 2 औरतें, दादी और कुसुमा, एक ऑटो रिक्शा में बैठ गईं और कहीं सड़कों पे गुम हो गईं। शहर के एक कोने में एक बड़े से सरकारी दफ्तर के सामने जाके ऑटो रुका। पहले लाठी निकली, फिर दादी, फिर कुसुमा। दोनों बूढ़े सिपाही जैसे ही मैदान जंग में उतरे, समझो खलबली मच गई। लंबे टीन शेड के नीचे अपनी छोटी छोटी मेजें और उन पे टाइपराइटर टिकाए नोटरी चाय के कप हवा में ही थामे रहे। दूर दूर से आए अमीर गरीब दलालों से मोल भाव करते करते रुक गए। बेढब मर्दों के जंगल में ये 2 बूढ़ी महिलाएं क्या कर रही थीं? एक दलाल ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, माताजी काम क्या करवाना है? खेत खलियान का झगड़ा है? कोई जेल में है? ओल्ड एज पेंशन? दादी ने उसे घूर के देखा और बोली, बड़े साहब से मिलना है। 10 मिनट बाद दादी शहर के सबसे बड़े अफसर के दफ्तर के सामने खड़ी थी। वही आदमी जिसने उस भूरे लिफाफे में बंद करके मोहल्ले की मौत का फरमान भेजा था। दोनों आगे बढ़ी। खड़ा होकर चपरासी बोला, हाँ माता जी, कहाँ जाएंगी? दादी ने उसे घूर के कहा, बड़े साहब से मिलने। चपरासी बोला, टाइम लिया है क्या? दादी ने कहा, अफसर जनता की सेवा के लिए होते हैं, ना कि हम उनकी। और वो लाठी से दरवाजा धीरे से ढकेल के अंदर घुस गई। अंदर अफसर अकेला बैठा था। थोड़ा झल्ला के बोला, जी? दादी ने लाठी का हैंडल कस के पकड़ा और दूसरे हाथ से कुसुमा के कंधे का सहारा लिया। बोली, आप मेरे मोहल्ले को खाली करवा के गिराने जा रहे हैं। मैं मोहल्ले की वकील हूं। अफसर एक मोटी सी फाइल लेके आया, सामने मेज पे खोली, बोला, देखिए माताजी, प्रॉब्लम यह है। दादी ने बीच में उसे टोका, आप मुझे माताजी क्यों कह रहे हैं? मेरा नाम है एक, मिसेस घोष, वकील हूं मैं। कुसुमा दादी को देख के फुसफुसाई, जिज्जी आपका नाम मिसेस घोष है? दादी कड़क होकर अफसर की ओर मुड़ी, पर कुछ कहती इससे पहले खांसने लगी। नक्शे पे अपनी कांपती बूढ़ी उंगलियां फिरा के बोली, आप अपनी रेल की पटरी यहां से क्यों नहीं घुमा सकते? बंजर जमीन है। मैडम, ये सब बच्चों का खेल नहीं है। बड़े बड़े लोग दिमाग लगाते हैं, तब जाके ये फैसले होते हैं। दादी ने कहा, मैं सिविल इंजीनियर की बेटी हूं बेटा। मेरे पापा ने लाहौर में बड़े बड़े इलाके प्लान किए थे, सोच के देखिएगा। कुर्सी पे बैठा आदमी जब कुर्सी से उतर के जमीन पे खड़ा होकर सोचता है तो बड़े बड़े काम कर लेता है। अफसर ने कहा, माफ कीजिएगा माताजी, मजबूर हूं। दादी और कुसुमा धीरे धीरे वापस आ गए। मेरा ट्रक अब तक जा चुका था। 4 घंटे बीत गए, फिर 7,
फिर 10, फिर अगली सुबह हो गई। दादी की खांसी बढ़ती गई। बिस्तर पे लेटी थी। दादी के चारों ओर हम लोग खड़े थे। जब मना किया था डॉक्टर ने तो क्यों गई संकट मोचन। आया डॉक्टर, तुम कुसुमा, तुमने इन्हें जाने कैसे दिया? कुसुमा तो एक कोने में मुजरिम बनी खड़ी थी। दादी हल्के से मुस्कुराई और धीरे धीरे बोली, मैंने तुम सबसे झूठ बोला था। मैं कल संकट मोचन नहीं गई थी। मैं और कुसुमा पिक्चर देखने गई थी सिनेमा हॉल में। 30 साल से पिक्चर नहीं देखी थी ना। सब हंसने लगे, खुश थे कि दादी खुश मिजाज थी। दरवाजे पे घंटी बजी, शायद डॉक्टर आ गया था। लेकिन दरवाजे पे डॉक्टर नहीं, बड़े साहब थे। अफसर साहब के पीछे 4 सिक्योरिटी गार्ड थे। अफरा तफरी मच गई। यहाँ शहर का सबसे बड़ा अफसर दादी के दरवाजे पे खड़ा था। आके बोला, माफी चाहता हूं, आप लोगों को इतनी मुश्किल उठानी पड़ी। मिसेस घोष मेरे पास आई थी। उनसे बात करने के बाद हमने आज एक मीटिंग की जिसमें मेट्रो के रूट को अलग कर दिया गया है। हमारी तो लॉटरी खुल गई। सब ताली बजा के सेलिब्रेट करने लगे। थैंक यू बोल रहे थे। अफसर साहब ने कहा, आप मुझे नहीं मिसेस घोष को थैंक यू बोलिए। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि अफसर जब अपनी कुर्सी से उतर के जमीन पे खड़े होते हैं तो बड़े बड़े कमाल कर देते हैं। सबने कहा, ये मिसेस घोष कौन है? कुसुमा उछल के बीच कमरे में आ गई, जैसे जीतने वाले घोड़े का मालिक अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हो। बोली, अरे जिज्जी, और कौन? सबने अचरज में दादी को देखा। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरे पे संतोष भरी हल्की सी मुस्कान थी। सबकी हंसी बंद हो गई। सबको उनका मोहल्ला वापस दिला के दादी ने मोहल्ला छोड़ दिया था। बस इतनी सी थी आज की कहानी।